क्लियर है क्या बात? जो एंगल ऑफ जैसे इंक्लाइन है ये, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है। और व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इज अल्फा विच इज tan इनवर्स म्यू, है ना। अब यहां पे देखो, ऐसे देखेंगे, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई इंक्लाइन है, इसका एंगल थीटा है, म्यू है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू का मतलब थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या होगा? यदि हम इस पे ब्लॉक रख देंगे तो क्या होगा? देन ब्लॉक विल स्लाइड, है ना, विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा बता सकते हो? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये बात समझ में आती है नहीं? ठीक है। दूसरी बात, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू tan इनवर्स म्यू is less than tan alpha, then block will be in equilibrium, रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। हमने इसको प्रूव किया था, तो हमने इसमें देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन होते शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, ताकि वो प्रेस पे रहे। नहीं, मतलब ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यदि ये कम है tan इनवर्स म्यू से यानी अल्फा से, एंगल ऑफ रिपोज से, तो ये क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। उसके बाद हमने लिखा थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले वाले स्टेप पे कैसे है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। एक बार दोबारा से बोलो। कल लास्ट लेक्चर की बात बता रहे हो आप ये? यस सर। हाँ, दोबारा से बताओ। लास्ट लेक्चर में हम ये प्रूव कर रहे थे। हाँ, तो ये लाइक पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने एंड में लिखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 10 US हाँ, should be greater than equal to tan theta। अच्छा, म्यू इज ग्रेटर देन। इसके बाद हमने लिखा कि थीटा should be less than equal to tan inverse US। अच्छा, तो उसके लिए तो मुझे समझ नहीं आया ये पहले स्टेप से इसमें कैसे है। अच्छा, चलो देखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से।
मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, बोर्ड पे देखो इधर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये है कि भाई ये तो अभी रखा हुआ है ना, फिर ये रखा हुआ है, इस स्थिति में चलने लगेगा ये, है ना। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं, आप पुरानी बातें भूल जाओ, जो है ना, अभी यहाँ पे देखो आप एंगल ऑफ रिपोज पे, है ना। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि ये मास m है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, सही है क्या बात? तो ये बताओ, इस पे एक तो फोर्स लगेगा mg sin थीटा, खींचने वाला फोर्स, और इस पे लगेगा फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। क्लियर है क्या? तो यदि ये चलेगा, इफ इट मूव्स, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? mg sin थीटा शुड ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। सही है ना? mg से mg कट गया, यानी कि tan थीटा शुड ग्रेटर देन म्यू, तो थीटा शुड ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। म्यू यहां पे म्यू ऐसी है बेटा, म्यू ऐसी है। तो यदि थीटा tan इनवर्स म्यू या म्यू एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू को ही म्यू एस भी मान लेते हैं, यानी कि ये जो है ना, ये tan इनवर्स म्यू एस, ये अल्फा कहते हैं इसे, ये अल्फा है। तो आप ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखता हूं। एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा से रिप्रेजेंट करो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू एस ही होता है यदि ये वाला इंक्लिनेशन tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो गया तो चलेगा, और अगर जो कम है या बराबर है तो रोका रहेगा। ये बात है ना। आप पुरानी बातों को भूल जाओ, अभी आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर छोड़ दो, आप ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने क्या बताया होगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताना आप, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक इंक्लाइन है और इंक्लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, और थीटा पहले केस में कितना है? 45 डिग्री है। दूसरे केस में एक मिनट रुक जाओ, दूसरे केस में 1/√3 और चलो 45 भी है, और जो म्यू स्टैटिक्स दे रखा है वो 1/√3 है। तो आपको ये बताना है, ये मान लिया 2 kg का ब्लॉक है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक,
acceleration of block on incline. On incline. दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, नहीं 25, एक चलो if थीटा इज इक्वल टू दिस, बताओ मेरे को आंसर इसका। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन। तो हाँ भाई, कर दिया क्या क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले इसका तो आप एंगल ऑफ रिपोज निकालना। अल्फा कितना आएगा? tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस कितना दे रखा है? tan इनवर्स 1/√3। तो ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बोलो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा है तो मूव करेगा, और 30 डिग्री से कम है तो मूव नहीं करेगा। तो पहला केस क्या है? थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री। बोलो, तो एक्सेलरेशन 45 में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे करके। बोलो, यह 45 डिग्री। तो मूव करेगा ये, तो मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन तो हमें इसका याद है, g sin थीटा माइनस म्यू एस जी म्यू जी cos थीटा। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये तो मूव करेगा, तो यहाँ पे लगना म्यू के चाहिए था, क्योंकि जब गति मोशन होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या देगा साइना? ये म्यू ही देगा, ऐसे 1/√3। तो आप इसे म्यू के और म्यू एस दोनों ही मान सकते हो। सही है क्या बात? तो म्यू के और म्यू एस बराबर 1/√3 इफ म्यू एस एंड म्यू के आर नॉट गिवन सेपरेटली। क्लियर है क्या बात? ये है बात, क्योंकि मोशन में है ना तो म्यू के लगेगा, लेकिन वो म्यू एस को ही म्यू के और सब मान लेंगे। तो आंसर कितना आएगा इसका? जी साइन 45 माइनस म्यू एस कितना है? 1/√3 जी कॉस 45, जी कॉमन ले लेंगे, 1/√2 1/√3 1/√2, तो 5√2 और √1 माइनस
1/√3। म्यू के इनटू mg cos थीटा नहीं होना चाहिए, होगा तो mg cos थीटा लगेगा। दोबारा से बोलो। इसमें जो हमने म्यू का लिखा उसके आगे m भी तो होना चाहिए। m। एक्सेलरेशन म्यू के g cos थीटा लिखा है, हाँ हाँ, इसमें म्यू के mg cos थीटा होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी तो mg cos थीटा होगा। अरे तो बेटा भूल गए आप, इसका मतलब फोर्स कितना लगता है यहाँ mg sin थीटा, यहाँ पे लगता है म्यू mg cos थीटा। तो मैंने बताया था ना एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos। सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सेलरेशन मास से मास कट जाएगा तो एक्सेलरेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है ना ये तो। यस सर। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। और दूसरा मैंने याद करने के लिए बोला था कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता है, स्मूथ, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन g sin थीटा। यस और यदि फ्रिक्शन होता है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, है ना। ओके देन। हाँ, ये आ जाएगा। सेकंड केस का आंसर बताना भाई, जब थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री हो। जीरो 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 इज द करेक्ट आंसर। क्यों बताओ जीरो कैसे होगा बताओ, क्योंकि ये मैंने 30 डिग्री का एंगल उसको चाहिए था। हाँ, कम से कम 30 तो होना ही चाहिए। सीन्स थीटा इज लेस देन अल्फा, इसलिए नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। चलो अब मेरे को ये बता दो, तो जैसे मैंने आपको रटा दिया था तो अब उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो क्या कि अगर जो मान लिया ये इंक्लिनेशन है और ये थीटा है और यहाँ पे m है और म्यू जीरो है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होता है g sin थीटा, बोलो। यस और लेकिन अगर जो ये इंक्लाइन है और ये थीटा है और यहाँ पे ब्लॉक रखा है m और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आंख बंद करके लगा दोगे। ये कब होगा, जब थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो। ये जरूर लिख लेना, आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा आंख बंद करके लगा देंगे। सबसे पहले इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेक करेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर। सही है बात, ये है। अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ कि फ्रिक्शन जो होता है वो किस टाइप का फोर्स होता है। फ्रिक्शन
फ्रिक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरी बात, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस टाइप का फोर्स होता है? वो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है क्या? जैसे अब आप ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है, मान लिया ऐसे करके ये थीटा है और थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू है, मान लेते हैं। ये रहा m, मास है, इस पे रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या रहेगा? इसलिए m विल बी एट रेस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो रेस्ट पे लगेगा, तो ये बताना है आपको हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट अपॉन स्मॉल m। इस मास m पे कितने फोर्स लगेंगे? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू है। बताओ बेटा कितने फोर्स लगेंगे? हैं? कितने? 4। कौन कौन से? वेरी गुड, लेकिन गलत आंसर है, थोड़ा सा फिर भी हमें देखना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था एफबीडी की डेफिनेशन होती है रिमूव ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड represent force due to other। ये बताओ कि इस पे एक तो फोर्स लगाएगा कौन? अर्थ, वो लगाएगा mg। दूसरी बात, ये जो आप mg sin थीटा कह रहे हो और mg cos थीटा कह रहे हो, ये तो इसके ये तो कंपोनेंट है, ये तो आपने अपनी कन्वीनियंट के लिए बना दिए, इसलिए तो ये तो कोई फोर्स है नहीं। किसी भी फोर्स के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, समझे? तो हटो, तो एक तो लग रहा है इस पे ग्रेविटेशन फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आई बात? दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, बता सकते हो आप? नॉर्मल कौन लगाएगा, बता सकते हो आप? इंक्लाइन के मॉलिक्यूल के चार्ज। और फ्रिक्शन कौन लगाएगा? फ्रिक्शन भी इंक्लाइन के मॉलिक्यूल के चार्ज ही लगाएंगे। समझ में आई बात? देखो ये जो नॉर्मल लगता है ये ऐसे लगता है और ये फ्रिक्शन लगता है ये ऐसे लगता है। क्लियर है क्या बात? तो ये जो लगाते हैं ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे की कांटेक्ट में हैं। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का यदि मैं रिजल्टेंट निकालूं ऐसे करके, फ्रिक्शन और नॉर्मल का मैं रिजल्टेंट निकालूं, तो देखो यहां पे mg जो लगेगा ऐसे लगेगा और ये तो रेस्ट पे है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए इसका? 0 होना चाहिए ना भाई? अरे इस पे 3 लग रहे हैं मान लिया, तो तीनों का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है और नॉर्मल है, ये जो फोर्स लगाते हैं मॉलिक्यूल, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन तो कांटेक्ट की वजह से लग रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और इस पे जो ये मॉलिक्यूल लगाते हैं ये कांटेक्ट फोर्स इधर इस तरीके से लगाते हैं। ये जो है Fc, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है? इंक्लाइन प्लेन। और आप क्या करेंगे? इस कांटेक्ट फोर्स को
आप रिजॉल्व कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे mg को रिजॉल्व किया था आपने, ऐसे इस कांटेक्ट फोर्स को आप रिजॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है। क्लियर है क्या बात? जैसे यहां पे mg sin थीटा लगता है और ये mg cos थीटा लगता है। नहीं है ये बात समझ में? तो बेसिकली ओनली टू फोर्सेस एक्ट अपॉन इट। पहला फोर्स कौन सा? पहला फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स, और पहला फोर्स तो मान लेते हैं mg ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ। और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स, कौन लगाता है भाई? कौन लगाता है? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन। समझ में आई बात? तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इससे टीचर बच भी जाते हैं निकल करके कि बताते ही नहीं है कि इसमें 3 फोर्स नहीं लगेंगे, इसमें केवल और केवल 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो Fc ऊपर की ओर और एक mg नीचे की ओर। आई बात समझ में? पहले थोड़ा सा बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा थोड़ा। हेलो, अरे वो बैठ भी जाता है यार, घर से तीनों तो मैं कूलर में नहीं लगाऊंगा क्या यहाँ पे? कितने दिन से तो तेरे से कह रहा हूँ। एक काम करो, Yes, sir, definitely. सही है विवाह? Yes, sir. चलो, तो इस चीज का ध्यान रखोगे आप, है ना भाई? जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो mg के बराबर होगा, ध्यान रखना। Fc और mg। देखो, मैं आपको इसे प्रूव भी कर सकता हूं। किस तरीके से बताएंगे कि जो Fc है, जो यहां देखो इधर, यदि एक रेस्ट पे रखा हुआ है, ये थीटा है और यहां म्यू है और यहां ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, है ना? तो tan थीटा, सॉरी मैं पहले सबसे पहले लिखूंगा tan थीटा इज इनवर्स tan इनवर्स म्यू। क्लियर है के बाद? ये म्यू है तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो रेस्ट पे रहेगा
तो यहां पे तो लगेगा mg और ये लगेगा कांटेक्ट फोर्स, बस दो ही फोर्स लगेंगे। तो ध्यान से देखो कि mg को हटा दो आप, कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है? अरे ये मॉलिक्यूल इस पे लगा रहे हैं और वर्टिकली अपवर्ड लगा रहे हैं। तो एक तो ये इसका कंपोनेंट होगा नॉर्मल और ये कंपोनेंट इसका क्या होगा? फ्रिक्शन, है ना। तो ये एंगल जो होगा ये mg होता है, ये एंगल होता है थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट, और जो फ्रिक्शन है ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स का साइन कंपोनेंट। और इक्विलिब्रियम में क्या था भाई? कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर था। तो हम इसे लिख सकते हैं mg cos थीटा, और क्या लिख सकते हैं? या छोड़ो इसे, आप छोड़ो इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 भी आप लिख सकते हो। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नहीं तो n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर इज इक्वल टू fc स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, fc स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? fc स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इनटू फ्रिक्शन, ये हो जाएगी। सही है बात। ये नॉर्मल स्क्वायर इनटू फ्रिक्शन स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो आप। ये तो एंगल ऑफ रिपोज की कहानी थी, एंगल ऑफ रिपोज। अब मैं आपको बताता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। यहीं से एसपी वर्मा में जो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ है वो इस टॉपिक से स्टार्ट करा है। भाई अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है ना। एसपी वर्मा का अलग है, अपना अपना अलग है। फ्रिक्शन जो आप एसपीवी से पढ़ोगे तो सबसे पहले फ्रिक्शन में ये डेफिनेशन दी हुई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ये क्या होता है इसे ध्यान से समझना। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड पे देखो, यदि ये मास m है और ये मान लिया ग्राउंड है, यहाँ पे दिस इज ग्राउंड, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? μ1। समझ में आई बात? अब यदि मैं यहाँ पे लिखना मतलब ही, यदि मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन तो रेस्ट पे रहेगा, 2 न्यूटन लगाऊंगा तो रेस्ट पे रहेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs मान लेते हैं। 2 न्यूटन लगाता हूं तब भी रेस्ट पे रहेगा, 3 न्यूटन लगाता हूं तब भी रेस्ट पे रहेगा। तो यदि मैं फ्रिक्शन और अच्छा एक मिनट, अभी सही है? हाँ अभी सही है बेटा? सही है। तो ये देखो, तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में यदि आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ तो इस तरीके से बनेगा, सही है ना? yes. तो जब आप इसमें मैक्सिमम फोर्स
जब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, तो अब की कंडीशन देखो, तो इसमें फोर्स कितने लगेंगे, एफबीडी, एफबीडी ऑफ एम यदि आप बनाओगे तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बताओ। एक तो एमजी और एक नॉर्मल, और दूसरा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना भाई, म्यूएस मैक्स भी बोल सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आती है। जैसे कि आप ये देखो, ये लिखना नहीं है, समझना है। अभी इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा बताओ, दो, एक तो एमजी और एक नॉर्मल। एमजी कौन लगा रहा है, अर्थ। नॉर्मल कौन लगा रहा है, ये इसके मॉलिक्यूल। नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट इस कांटेक्ट पे फोर्स लगा रही है, तो इसलिए नॉर्मल को कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हो आप। दूसरी बात, यदि अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा दूं जैसे ये लगा रहा हूं और इट इज एट रेस्ट और मैक्सिमम फोर्स लगा दिया, मतलब कि इट इज द वर्ज ऑफ द अनस्टेबिलिटी, तब इस पे कितने फोर्स लगेंगे, तब इस पे नॉर्मल के साथ साथ एक फ्रिक्शन भी लगने लगेगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं, नॉर्मल और एफएस मैक्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सही है ना। और दोनों कौन लगा रहे हैं, ये कांटेक्ट, एंड आर अप्लाइड बाय कांटेक्ट, अप्लाइड बाय कांटेक्ट। ये कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स के चार्ज लगा रहे हैं, तो बेसिकली ये नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स इस ग्राउंड के मॉलिक्यूल के द्वारा इसके मॉलिक्यूल पे लग रहा है, तो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में फोर्स लग रहा है। ये एमजी लग रहा है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, ये कांटेक्ट, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन ये अलग अलग फोर्स नहीं है। देखो ये इक्विलिब्रियम में ना, इस पे एफ नेट कितना है, 0, एफ नेट कितना है इस पे, 0। और बोर्ड पे देखो एफ नेट 0 है, तो यहां पे आपने एफ अप्लाइड भी कर रखा होगा ना, एफ एक्सटर्नल, तभी तो ये फोर्स आया ये। तो बोर्ड पे देखो इसका जो एफबीडी बनेगा, एक तो ये अर्थ लगाएगी एमजी, दूसरा एक ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मैं इसे ऐसे बना देता हूं आगे की ओर यू करके, और दूसरा जो फोर्स होगा वो इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा ऐसे करके, और इसे बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है क्या बात, इसे बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्स, ये करके। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, यहां से बनाना, देखो यहां से ऐसे करके, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहां से लगेगी, जो कि कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, साथ में फ्रिक्शन फोर्स एफएस मैक्स भी इधर से लगता है, जो कि इसका कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली यदि ये तो नॉर्मल और फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट। क्लियर है क्या बात। तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस समय इस पे, मान लिया आपने इसे ऐसे खींच रहे हो ऐसे, चलो मान लिया खींच लो, ये धकेल दो, बात तो एक ही है। तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, कितने लग रहे हैं, 1 2 3, 3 लग रहे हैं, है ना। नॉर्मल और फ्रिक्शन को अब हम अलग अलग फोर्सेस में कॉन्सेप्चुअली अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम नॉर्मल और फ्रिक्शन में
रिजॉल्व करके ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लगा दिए थे अभी तक भी हम, है ना भाई। ये बात कॉपी कर लो तो अभी। Yes, definitely. अच्छा, तो पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन रह गया। तो ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। Yes. मैं इसकी डेफिनेशन अब लिख देता हूं आपके लिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन lambda, it is the angle made by resultant made by contact force Fc with normal, है ना, Fc with normal, ये हो गया। इट इज द एंगल, क्लियर है क्या बात? तो इसे लैम्डा को ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान से देखना, ये जो कंडीशन होनी चाहिए, है ना, यहां पे जो फ्रिक्शन लगना चाहिए ये म्यू एस मैक्स लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नहीं आई बात समझ में? म्यू एस क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए म्यू एस मैक्स, तब जो ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनाता है वो कहलाएगा। तो देखो, तो n इक्वल टू नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। तो सर अगर मैं ऐसे से कम होगा तो ये तो नहीं, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फिर तो ये लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, है ना। तो ये देखो, Fc cos लैम्डा इज इक्वल टू नॉर्मल और Fc sin लैम्डा इज इक्वल टू Fs मैक्स, और Fs मैक्स होता है म्यू एस इनटू n, है ना भाई? तो ऐसे देखो, Fc sin लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस इनटू n और Fc cos लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू n। cos लैम्डा n के बराबर। अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 है, सही है क्या बात? तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो Fc sin लैम्डा अपॉन Fc cos लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस n अपॉन n। तो n से n कट जाएगा। तो ध्यान दो, tan लैम्डा
इज इक्वल टू म्यू एस, तो लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस आ जाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी भाई, टेन इनवर्स म्यू एस होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो एफ सी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा कितना आएगा भाई, म्यू एस इनटू एन का होल स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, तो आ जाएगा एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एफ सी जो आएगा एन म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1, इतना आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आपको इसे बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, है ना भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर और अच्छा ये देखना, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ध्यान रखना। सही है? हाँ, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ friction are equal। क्वेश्चन लिखो, लिखो ये ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, और यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 1/√2 है, तो आपको ये F निकालना है। ये F निकालना है। फाइंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम applied force so that block just starts moving, block just start moving। Also find the contact force applied by floor on the block।
हाँ भाई, जस्ट स्टार्ट हो जाए तो आपको ये मैक्सिमम फोर्स निकालना है। जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो पहले कॉपी कर लो। वेरी गुड, बोर्ड पे देखो। जैसे कि यहाँ पे तो 5G है, ये नॉर्मल ऐसे लगेगा और ये फ्रिक्शन लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स कब लगाना पड़ेगा? जब यह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगे। क्लियर है के बाद? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे और वो होगी μs into m और n होगा 5G, तो μs into mg और इसकी वैल्यू जो होगी Fs max की μs कितना है 1/√2 और m कितना है भाई 5 और g कितना है 10, तो 50/√2 25√2 न्यूटन आंसर आ जाएगा। सही है बात? एक तो ये हो जाए, तो Fs max कितना होगा भाई बताना। इसलिए जो एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम होगा, नहीं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लिखना पड़ेगा। मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी हो जाएगा। अरे हम मिनिमम शब्द लिखना पड़ेगा। मिनिमम कितना अप्लाई करें कि स्टार्ट मूविंग, मिनिमम लिख लो बेटा शब्द, है ना। तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा भाई, मैक्सिमम तो कितना भी लगा दो आप, तो कितना मिनिमम लगाना पड़ेगा? जितना स्टैटिक मैक्सिमम फोर्स है, तो कितना 25√2 न्यूटन। अब वो ये पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, Fc और बताना है। बताओ। एक मिनट, कितना है Fc? जो कांटेक्ट फोर्स है वो होगा √n² प्लस Fs max का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो नॉर्मल तो स्क्वायर होता ही है, ये μ × n का स्क्वायर होता है, तो n 1/μs का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो नॉर्मल तो है 5G और ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 50√3/√2। सही है ना? तो ये आ जाएगा 50। बस इतना ही लिख दो, है ना। अब आप सॉल्व कर लो जैसे आपका मन करे। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से है। मान लेते हैं, मैंने वो उस समय छुड़वा दिया था ना, ऐसी एक पॉइंट डाल लेते हैं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सवाल भी कर लेते हैं और इसे समझ भी लेते हैं कि किसी चीज को खींचना आसान है उसे धकेलने की तुलना में। धकेलना नहीं होता है, खींचने में ज्यादा आसान होता है। जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी, या तो असली में भी देखी होगी या टीवी पे भी देखी होगी, तो उसमें जो बैल होता है वो आगे लगा रहता है या पीछे लगा रहता है?
आगे रहता है। तो बैलगाड़ी तो खींचता है, पुल करता है, क्योंकि वो आसान होता है, बैल को पीछे नहीं लगाते। कारण देखना उसका किस तरीके से। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द एफ मिनिमम, फाइंड द एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। पहला केस है, फर्स्ट केस में मास m है और हम फोर्स लगा रहे हैं F ऐसे, और ये एंगल है थीटा, है ना भाई, ये एंगल थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है पहला केस, क्या है, पुलिंग नहीं पुशिंग, ये पुश कर रहे हैं हम। क्लियर है बात। दूसरा जो केस है, हम मास m को खींच रहे हैं और यह एंगल थीटा, ये है पुलिंग। दोनों केस में थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज फिक्स्ड, एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज फिक्स्ड, थीटा कांस्टेंट। हाँ भाई बताओ, एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज फिक्स्ड। पहला केस, फर्स्ट केस करते हैं हम। दोनों में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस है। तो फर्स्ट केस में हम मास m को इस प्रकार से रखेंगे, ये F फोर्स कितने लगेंगे, देखो फोर्स जो लगेंगे, साइन अब कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। वेरी गुड। अब देखो, मान लिया यहाँ पे हमने फोर्स लगाया और इसे मैं लिख देता हूं F1। एक तो लगेगा इस पे mg, दूसरा लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक, है ना। कितने आएंगे, 3, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है। ये आप बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किधर लगेगा वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए हम तो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन है, तो ये कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स के लग रहा होगा, कहीं भी लग रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बोर्ड पे देखना ध्यान से। ये मान लेते हैं हम x एक्सिस, ये मान लेते हैं y एक्सिस। तो F1 को भी रिजॉल्व कर देंगे F1 cos थीटा में, और यहाँ पे स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे और ये हो जाएगा F1 sin थीटा में। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लगा दिया मैंने फ्रिक्शन, क्योंकि हमें जस्ट मूव करना है, मूव कर देना है। तो मूव करेंगे तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अब देखो, इन y डायरेक्शन नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, mg प्लस F1 sin थीटा, और ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर फोर्स लग रहा है
तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ये हुई, इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, वो μs इनटू n होता है। तो μs इनटू n की वैल्यू n प्लस f1 sin थीटा हो जाती है। नहीं आई बात समझ में? ये है दूसरी केस। इन x डायरेक्शन में टू मूव द ब्लॉक कंडीशन क्या होनी चाहिए? धकेलने वाला फोर्स कौन सा है भाई? F1 cos थीटा। इट शुड ग्रेटर देन Fs मैक्स, रोकने वाला फोर्स। क्लियर है क्या बात? तो F1 cos थीटा शुड ग्रेटर देन Fs मैक्स। Fs मैक्स कितना है? μs mg प्लस F1 sin थीटा। मैं इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, μs mg प्लस μs sin थीटा इंटू F1 cos थीटा। इधर ले जाएंगे तो F1 में से cos थीटा माइनस μs sin थीटा, तो F1 क्या हो जाएगा? μs mg इज इक्वल टू cos थीटा माइनस μs sin थीटा, ये हो जाएगा। तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? F1 जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के रुकेगा, धकेला जाएगा ये, जब जाकर के हिल सकता है। कॉपी कर लो। चलो भाई, अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें इसमें तो धकेल रहे थे, इसे कहते हैं धकेलना, पुश करना, है ना। अब हम करेंगे इसे पुल का मतलब होता है खींचना, और ये फोर्स लगाया हमने F2, और ये एंगल थीटा फिक्स है बेटा, देखो है ना, थीटा फिक्स है। तो अब ये बताओ कि इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो mg
एक नॉर्मल और ऊपर वाली सरफेस पे Fs मैक्स लगेगा। साथ में इसे मैं रिजॉल्व कर लेता हूं F2 cos थीटा और इधर हो जाएगा F2 sin थीटा। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं x और y लिख लूं तो इन y डायरेक्शन m प्लस नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस F2 sin थीटा Fs मैक्स म्यू s इनटू n हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका Fs मैक्स। क्लियर है क्या बात? म्यू s इनटू mg माइनस F2 sin थीटा। बोलो। इसे बोलते हैं हम खींचना। खींचने का मतलब पुल करना। ओके, तो फोर्स निकाल लिया आपने? Yes, sir. कैसे? F2 should be greater than mu s mg divided by cos theta plus mu s sin theta. कौन सा ज्यादा है इसमें? आगे क्या बात समझे? Which is greater? F1 ज्यादा बड़ा है। F1 ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये मान लिया 100 न्यूटन में धकेला जाता है तो ये 80 न्यूटन में ही खींच लेंगे। बोलो। ऐसे लिखेंगे since F1 is greater than F2, F1 जो है it is greater than F2, इसलिए हाँ पुलिंग इज इजियर, पुलिंग इज easier than pushing। बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को आप बता सकते हो? क्योंकि एक्चुअली मैं तो ऐसे सोचती थी कि जब हम वेट पुल कर रहे थे तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा था। हाँ, तो टोटल फोर्स ग्राउंड पे लग रहा है वो कम लगेगा तो पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग कम होगा, फ्रिक्शन भी कम लगेगी। बिल्कुल सही बात है, कारण तो यही है। लेकिन मैथमेटिकली भी देख लो, आप ध्यान से देखो, जब आपने इसे दबाया तो इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे की ओर हो गया, तो ये इंटरलॉकिंग इसके अंदर घुस जाएगी
इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पे, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन mg थी, अब mg प्लस F1 sin थीटा और हो गया। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इक्वल वो बढ़ नहीं गया, जबकि पुलिंग में ये जो F2 sin थीटा ये ऊपर लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन कम नहीं हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो कम फोर्स की आवश्यकता होगी, बात ये है। तो इस वजह से पुल करना आसान होता है और पुश करने में दिक्कत होती है। समझ में आ गई बात? अब जब भी तो बैलगाड़ी को आगे लगाते हैं, बैलगाड़ी कैसे बनती है भाई? बैलगाड़ी ऐसे है, मान लिया यूं करके है बैलगाड़ी, यूं करके, तो बैल ऐसे लगाता है उसको यूं करके, है ना? ये बैल है मान लिया, चलो अब जैसा भी बैल है तो ऐसे लगाते है ना भाई, यूं करके, तो उसे खींच के ले जाता है वहां। बात समझ में आई? हाँ ये है बात। अगर जो बैल को पीछे लगा देंगे, बोलो, अगर ये पुल और पुश अगर हम किसी एंगल पे नहीं करते, हॉरिजॉन्टल पे तो सेम लगता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेम ही रहते ना दोनों। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम हॉरिजॉन्टल पे क्यों लगाएं? जब हम उसे एंगल पे लगा करके फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं, तो कम ना कर ले भाई। हम सीधे सीधे क्यों खींचे भाई? सीधे खींचने में यदि हम सीधे लगाते यहां पर यू लगाते तो नॉर्मल रिएक्शन mg रहती, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता नहीं पड़ता? तो हम क्या टेक्निक लगाएंगे? हम किसी एंगल पे लगा दें। यही तो हमारे पूर्वजों ने बना रखी है, पता नहीं कैसे बनाई होगी, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि बैलगाड़ी में ये जो लकड़ी होती है यहां से, अब घोड़ा गाड़ी भी होगी, जो काट होती है वो थोड़ी सी ऊपर को उठी होती है, ये समझे? लेकिन जैसे गाड़ी वाड़ी देखेंगे, कार वगैरह देखेंगे हम, अपनी कार वो तो हॉरिजॉन्टल होती है, उसमें कोई ऐसा जुगाड़ नहीं होता है ना, ये है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तो मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया है। तो ये तो अपने को क्लियर है कि पुल करना आसान होता है और पुश करना कठिन होता है। तो पुश तो करना ही नहीं है हमें, पुल करना है। अब पुल भी करेंगे कैसे? ध्यान से देखो कि मान लिया आपको इस ब्लॉक को खींचना है, तो मैं कहूंगा आपसे फोर्स लगाओ आपको, तो आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो आप फोर्स ऐसे लगाओगे, मान लिया किसी एंगल पे लगाओगे कि सर ने बताया कि एंगल पे लगाओ तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम कर देगा, नहीं यही बात समझ में? ये हो जाएगा F cos थीटा। अब ये बताओ कि आपसे ये पूछे कि इसमें भी आप मिनिमम फोर्स बताओ कि ये पुल हो जाए, मिनिमम नहीं। मिनिमम का मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, अभी मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं तब आप बताना। मान लिया एक ब्लॉक है, मास m, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू s है, आपको ये बताना है, ये f बताना है, किसी एंगल पे लगा दिया आपने, अल्फा एंगल पे, ठीक है भाई? ये फाइंड f minimum so that block can move। यहां पे अल्फा क्या है? आपको डिसाइड करना है कि कितने एंगल पे लगाओ, क्योंकि फोर्स एंगल पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। एंगल भी आप अपनी मर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही करना है अपने को, यही करना है।
तो मैंने आपको करा दिया था ये सब। तो ध्यान से देखो, जब हम इसे मान लेंगे अल्फा है, ऐसा मान लेंगे लेट f is applied at angle alpha with horizontal। ये दिया नहीं है आपको, है ना भाई, ये है मिनिमम बतानी है अपने को, एंगल का विद हॉरिजॉन्टल। तो चित्र इसका कैसे बनेगा, ये है इसका f और ये है f। तो जब आप सब 3 13 लगा दोगे तो जो f आएगा वो म्यू एस एम जी कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा, प्लस ही आ रहा था मैं नीचे, बिल्कुल सही बात है। तो ये आता है, तो यानी कि ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इट इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा का फंक्शन है। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसे मैं कुछ दूसरा जी अल्फा मान लूं फंक्शन, कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा मान लूं। तो एफ अल्फा को मिनिमम करना है तो इसे मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। क्लियर है क्या बात? तो मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये जी डैश अल्फा समझ में आता है आपको? यस सर। हाँ, तो कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसे कर देंगे 0, साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस कॉस अल्फा, और बेटे tan अल्फा आ जाएगा म्यू एस। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि अल्फा कितने एंगल पर हमें लगाना चाहिए फोर्स, tan इनवर्स म्यू एस पर लगाना चाहिए। और ये तो क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही था। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए F मिनिमम एट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो F मिनिमम की वैल्यू पता है कितनी होगी? ध्यान से देखो, ये है tan अल्फा और म्यू एस अपॉन 1 रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, यहां पे रख देंगे म्यू एस एम जी अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। में कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू आप रख देना, मिनिमम फोर्स आ जाएगी। यस सर। अच्छा अच्छा,
तो ये चीज है। बोर्ड पे देखो कि अरे 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 अभी तो इसमें वैल्यू रखनी थी यार, दिमाग कहीं हो रहा है मेरा। म्यूएसएमजी वीडियो ऑफ हो गया, एक मिनट रुक जाओ, कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है। 2 मिनट रुको बस, है ना। बोर्ड पे देखो, cos अल्फा कितना आएगा भाई, 1 अपॉन म्यू एस का स्क्वायर प्लस म्यू एस इनटू एस इट इज साइन अल्फा क्या होगा है। हाँ रुक जाओ बस, मैं भी कर देता हूं। म्यू एस का स्क्वायर म्यू एस एम जी रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये याद रखना है अपने को, ये बहुत बार पूछते हैं। जो मिनिमम फोर्स होगा ये म्यू एस एम जी 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है। आई बात समझ में? देखो ये थीटा है, ये म्यू एस है, और यहां पर एक ब्लॉक है। while theta is less than tan inverse mu s, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना मिनिमम फोर्स लगाएं। what F minimum is required to stop the block। बताओ जरा आंसर, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक स्टॉप रहे। वेरी गुड, तो मिनिमम कितना आंसर आ गया जी, यही तो आंसर है 0। सही है आंसर। तो एक तो आप इसमें फिर थीटा 1 केस ये बना लेना, दूसरा केस क्या बनाओगे, tan इनवर्स म्यू एस। बताओ फर्स्ट केस में तो एफ मिनिमम 0 आ जाएगा, चूंकि थीटा इज लेस देन अल्फा, इसलिए ब्लॉक विल एट रेस्ट ऑटोमेटिकली इटसेल्फ ऐसे, है ना। लेकिन दूसरे केस में आपको मिनिमम फोर्स निकालना है। सेकेंड केस, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस। मिनिमम
हाँ भाई करिएगा। यस कितना आंसर आएगा बताओ। mg into sin theta minus mu cos theta। देखो इधर मिनिमम फोर्स की कंडीशन में इसकी जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ एम विल बी ऑफ स्लाइड डाउन, स्लाइडिंग डाउन। मिनिमम की कंडीशन होगी कि ये उतर रहा होगा ऐसे करके। तो जब ये रोक, मिनिमम अपने को करना है कि बस रोक लेना है, तो यहां पे तो लगेगा mg sin थीटा और यहां पे लगेगा फ्रिक्शन और आपको लगाना है एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम, ऐसे लगाना। तो ऊपर की ओर फोर्स प्लस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स, और F मिनिमम जो होगा वो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू mg cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। mg कॉमन लेके sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी जिससे कि ये ब्लॉक रुका रहे। सही है बात। यस लेकिन दूसरे केस में हमें इसमें मैक्सिमम फोर्स भी निकालना है ना भाई। ऐसे लिख लो, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम फोर्स, ऑल्सो फाइंड एफ मैक्स टू स्टॉप द ब्लॉक, टू स्टॉप द ब्लॉक। करो पूरा x मिनिमम के लिए कितना चाहिए? एक मिनट। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। x मिनिमम में होना चाहिए, अगर f मैक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक ऊपर देना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर दे लेकिन रुका रहे। नहीं आई बात समझ में। यहां पे तो आपने इसे रोक रखा है तो रोक लो, लेकिन यदि आप ये फोर्स F मिनिमम से ज्यादा बढ़ाओगे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये F मिनिमम से ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ। ब्लॉक ऊपर से लो करेगा। नहीं, ब्लॉक जाएगा, ये फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और जब ये F एक्सटर्नल, ध्यान से सुनो, F एक्सटर्नल mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा तो फ्रिक्शन तो इसमें जीरो ही हो जाएगा फिर। अच्छा ओके। नहीं आई बात समझ में। तो अब हम बढ़ाते रहेंगे तो फ्रिक्शन कम होती रहेगी। कम हो जाएगी और एक कंडीशन पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, क्योंकि mg sin थीटा को आपने रोक लिया तो फ्रिक्शन, ये इंक्लाइन प्लेन क्यों लगाएगा फोर्स जब आपने इसका काम कर दिया तो। लेकिन जब आप ये फोर्स mg sin थीटा से भी बढ़ाओगे तो फिर इंक्लाइन प्लेन अपना काम शुरू कर देगा और इसमें फ्रिक्शन इधर लगा देगा। बोलो। यस। तो फ्रिक्शन एट सेल्फ एडजस्टेबल होता है स्टैटिक्स, ये जीरो से म्यू mg cos थीटा तक बढ़ सकता है तो आप इसे बढ़ा सकते हो। तो मैक्सिमम फोर्स बताना है ताकि ये रुका रहे। तो इस स्थिति में जब आप लगाओगे तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यूएस मैक्स नीचे की ओर लगने लगेगा। सही है। यस। ये तो mg sin थीटा हो जाएगा, ये fs मैक्स हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन होगा वो म्यूएस इनटू n हो जाएगा, तो f मैक्स की वैल्यू mg sin थीटा प्लस म्यूएस इनटू n हो जाएगी, mg sin थीटा प्लस म्यूएस इनटू
ये आएगा, साफ दिखाई दे रहा है साइन? यस सर। ये बात है। तो आप अपने आप में एक क्वेश्चन और बना सकते हो इसमें। कौन सा क्वेश्चन? कि कितना फोर्स लगाएं कि फ्रिक्शन 0 हो जाए। सॉरी सर। पहले कॉपी कर लो। ओके। देखेंगे अब देखेंगे दोनों कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि आपको ये सिचुएशन दी गई है और ये एफ है, तो और थीटा जो है वो ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस है। तो फाइंड एफ सो दैट नो फोर्स इज अप्लाइड बाय incline ऑन ब्लॉक। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? इसमें तो FC 0 होगा। FC 0 तो नहीं होगा। So that no force is applied by एक मिनट छोड़ो, एक मिनट गलत बता दी। No friction force is applied by inclined on block. Very good. अब सही है। कितना आंसर आएगा साइना? बस तो यही है। तो इसका मतलब यदि ये फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी चेंज कर रहा है। समझ में आई बात? ये फ्रिक्शन भी चेंज कर रहा है। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। फ्रिक्शन पहले ऊपर लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, और उसकी टेंडेंसी क्या होगी? ऊपर जाने की होगी।
टेंशन निकालना है। हाँ भाई, आंसर कर रहे हो? यस सर बोल दिया करो, मैं खुद कर दूंगा थोड़ा बहुत, तो फिर मैं करता हूं। देखो पहले तो ये बताओ, अल्फा 4/3 ये 53 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिपोज कितना है? ओके, अब तो सही है। एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 53। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सीन थीटा इज लेस देन अल्फा, तो इस पे फ्रिक्शन लगने लगेगा बेटा। कैसे लगेगा फ्रिक्शन? ये तो लगेगा mg sin थीटा इधर की ओर, ये लगेगा फ्रिक्शन, तो mg sin एक बनेगा, ये तो 4/3 है, इसमें तो फ्रिक्शन टेंशन क्या होगा? जीरो नहीं आंसर आ रहा है इसका तो। हाँ भाई बताओ, टेंशन कितना होगा साइना? जीरो ही आएगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा बता सकते हो इसमें? वेरी गुड। Since theta is less than alpha, इसलिए block at rest, block will be at rest, रेस्ट पे रहेगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? टेंशन की जरूरत ही नहीं है। और जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और ये होता है सेल्फ एडजस्टेबल। तो ध्यान से देखो, mg sin थीटा कितना है? 1g। हाँ, ये है कितना? 10 × 1/2 5 न्यूटन, है ना? तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो एफएस मैक्स है वो कितना है? μs × n, 4/3 mg cos थीटा, mg cos 30,
तो ये आएगा 4/3 1 × 10 और √3/2। तो ये जो Fs मैक्स आएगा वो 5 न्यूटन से ज्यादा ही आएगा, देख लेना आप। तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो सर ये पॉसिबिलिटी नहीं कि टेंशन 5 न्यूटन हो जाए और फ्रिक्शन 0 हो जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? अरे जो पहले टच में है पहले तो वही लगाएगा ना। मान लिया आपने इस ब्लॉक को यहाँ पे रखा और रस्सी ऐसे स्लैग है, बताओ क्या रस्सी में टेंशन आ जाएगा इस स्थिति में? अरे पहले तो इंक्लाइन से ही निपट ले। तो पहले इंक्लाइन स्टार्ट करेंगे ना, रस्सी का रोल तो बाद में होगा। कॉपी करो तेजी से। एंगल ऑफ रिपोज, अरे एंगल ऑफ रिपोज तो अल्फा होता है ना। अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स म्यू एस होता है ये। तो tan अल्फा तो म्यू एस हो गया ना। अरे ये तो स्पेशल ट्रायंगल है 4/3। अरे अल्फा 4 3 5 53 डिग्री नहीं हो गया ये? मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात। सुबह एक मिनट, सवाल एक और है। ये थीटा और ये है म्यू एस और थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस दे रखा है, साथ में मास m दे रखा है। तो ये f अब की वैल्यू ऐसे लगाना है, फाइंड f मिनिमम एंड f मैक्सिमम so that block remains at rest। क्लियर है क्या बात? अब की बात फोर्स along the incline ना हो करके हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रखा है। बोलो। एफ मिनिमम की कंडीशन में ब्लॉक की टेंडेंसी किधर आने की होगी? नीचे। ऐसे लिख देंगे ब्लॉक की टेंडेंसी, ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, है ना? नीचे आने की होगी। तो नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। और स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन या एफएल भी लिख सकते हैं, इतना लगना चाहिए। दूसरा ये थीटा है, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला फोर्स ये तो एफ है,
ये हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन ऊपर में होना चाहिए ना। एक मिनट, हाँ सही बात तो है, फ्रिक्शन तो ऊपर की ओर होना चाहिए, और ये हो जाएगा आपका F sin थीटा, और नीचे mg sin थीटा, यहां पर mg cos थीटा, और नॉर्मल ऐसे लगेगा। mg को नहीं दिखाया मैंने, mg के कंपोनेंट कर लिए हाथों हाथ। क्लियर है क्या बात? तो इसे x एक्सिस, इसे y एक्सिस यदि मैं मान लूं, दिस इज x, दिस इज y, तो इन y देखोगे एक तो ये कंडीशन बन जाएगी, धकेलने वाला फोर्स लिमिटिंग, अरे ऐसे लिख दो इसे, है ना, Fs मैक्स, और ये इक्वल लिख देता हूं मैं, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है भाई, मिनिमम फोर्स ये होना चाहिए। F cos थीटा फ्रिक्शन जो होगा म्यू s इनटू n sin थीटा होगा, जो नॉर्मल होगी तो F कॉमन लेके cos थीटा प्लस म्यू s sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg कॉमन लेके म्यू s cos थीटा, F कॉमन लेके cos थीटा प्लस म्यू s sin थीटा आ जाता। साथ में आप इसे cos थीटा से डिवाइड कर देना, 1 प्लस म्यू s इंटू tan थीटा आ जाता। देखो यहां तक, ये तो tan थीटा है, अगर जो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू s है और एंगल ऑफ रिपोज अल्फा है, तो tan अल्फा को म्यू s भी लिख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर हम tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज tan थीटा माइनस f, दिस इज f, ऐसे लिख सकते हैं।
सही है क्या बात? तो ये बात होगी। ओके गुड। तो दूसरे केस में कैसे करेंगे भाई? ऊपर मैक्सिमम के केस में ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी? हाँ, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। तो ये तो यही लगेगा, लेकिन एफ कॉस थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा? mg प्लस एफ एस मैक्स, ये हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू mg कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो बाकी तो सब चीजें सेम ही आएंगी, लेकिन यहां पे तो माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। आंसर ये है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। चित्र का डिफरेंस होगा और थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी